बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर में पिछले 17-18 दिनों से वहाँ के बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। उनका मांग है कि वहाँ पे उस मंदिर के परिसर में जो भी कुछ हो रहा है उस पर सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्टों का अधिकार होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। जबकि आज के डेट में स्टेटस ये है कि वहाँ के जो टेम्पल मैनेजमेंट है वो टेम्पल मैनेजमेंट में हिंदू से ज़्यादा, बुद्ध से ज़्यादा, बुद्धिस्ट से ज़्यादा हिंदू वहाँ पे मेंबर हैं। इसके अलावा इस पूरे जो आज लड़ाई आपको दिख रही है, लड़ाई का इतिहास कम से कम 150 सालों का है। और इन 150 सालों के दौरान उस मंदिर के परिसर के ऊपर जो टेम्पल कमेटी है उसको कंट्रोल करने का एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि उस मंदिर के अंदर एक तालाब बना हुआ है जिसका नाम मुच्छ लिंडा तालाब कहते हैं, उसके कंट्रोल को लेकर के लड़ाई पहले भी हो चुकी है। उस मंदिर परिसर के अंदर जो हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां लगी हुई है उसको लेकर के लड़ाई है, मंदिर के ऊपर कंट्रोल को लेकर के लड़ाई है। और उसके साथ साथ एक नैरेटिव जो चला हुआ है, उस नैरेटिव के अनुसार जो महात्मा बुद्ध है वो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के ही अवतार है, इसके ऊपर भी लड़ाई है। और उस अवतार का बहाना लेकर के बुद्धिस्ट मंदिर, महाबोधि मंदिर के अंदर हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां लगाई गई है। इन सारे मुद्दों के ऊपर लड़ाइयाँ हुई है पिछले 150 सालों के दौरान। और इसमें गांधी जी से लेकर के बहुत चीज़ें इन्वॉल्व है, अंग्रेज से सब कोई है। और ये पूरा कहानी हम आपको बताएंगे न्यूज़ सेंटर पर। ये कहानी जो है ये शुरुआत होती है 1811 में, जब एक ब्रिटिश ट्रैवलर हिंदुस्तान का, लगभग पूरे हिंदुस्तान का सर्वे करते हैं। और उस हिंदुस्तान के सर्वे के दौरान वो गया भी जाते हैं। गया में जब वो जाते हैं तो उस समय महाबोधि मंदिर जैसा कोई चीज़ नहीं था वहाँ पे। उस जगह के बारे में बुकानन लिखते हैं कि वहाँ पे 3 चीज़ें थी। दो मंदिर के बारे में लिखते हैं कि एक सन टेम्पल था और एक और मंदिर है जिसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और तीसरा वो लिखते हैं वहाँ पे तालाब है, जिस तालाब के अंदर लोग एक विशेष तरह का पर्व मनाते हैं जिसको कि छठ पर्व कहा जाता है। ये बुकानन 1811 में बताते हैं। उसके बाद फिर ये नहीं पता अभी भी कि वहाँ पे वो वही बौद्ध मंदिर है। उसके बाद फिर 1878 में जो कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम, वो वहाँ पे जाते हैं, पुरातत्विक होते हैं, वो खुदाई करते हैं और वो कंफर्म करते हैं कि वो जो मंदिर है वहाँ पे बना हुआ, जो आज का महाबोधि मंदिर है, वही बुद्ध का मंदिर है, वही पीपल ट्री है जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और ये फाइनली वहाँ पे स्टैब्लिश होता है। उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि वहाँ पे एक सन टेम्पल भी बना हुआ है जो कि 6ठी शताब्दी में वहाँ पे राजाओं ने बनाया था, फिर इसको 13वीं शताब्दी में फिर से बनाया गया था। और जो बुद्ध का मंदिर वहाँ पे जर्जर हालत में था, खंडर बना हुआ था, वो 16वीं शताब्दी के आसपास वहाँ पे बनाया गया था। ये कनिंघम कहते हैं। उस समय जब कनिंघम वहाँ पे ये खुदाई करते हैं तो वहाँ पे तालाब भी होता है और उस तालाब का वो नाम देते हैं बुद्ध सरोवर। यानी कि जो फ्रांसिस बुकानन है वो कहते हैं कि छठ का तालाब है और ये कहते हैं कि वो वहाँ पे बुद्ध का बुद्ध सरोवर है। इसके बाद फिर लड़ाई वहाँ पे शुरू होती है। अभी तक जब 1811 में जब बुकानन आए थे तब अंग्रेज भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय धर्म के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे या फिर किसी भी धर्म के नाम पे बांटने का उनका पॉलिसी स्टार्ट हो गया था। इसलिए उन्होंने यहाँ पे बुद्धिस्टों को और हिंदुओं को एक दूसरे के आमने सामने किया और वो लड़ाई शुरू हुई वहाँ पे मंदिर के ऊपर कंट्रोल को लेकर के। क्योंकि उस समय तक गया के आसपास जितने भी मंदिर हुआ करते थे, चाहे वो विष्णुपद मंदिर हो, चाहे फिर कोई भी नया मंदिर खोजा जा रहा हो, पुराना मंदिर हो, सभी मंदिरों के ऊपर अधिकार होता था वहाँ के महंत का, जो कि आज भी वहाँ पे महंत एग्जिस्ट करते हैं। एक समय पे वहाँ पे के महंत, आज़ादी के समय वहाँ के महंत के पास लगभग 1600 एकड़ ज़मीन हुआ करता था, जो कि उसका ख़त्म किया गया जब जमींदारी एबोलिशन एक्ट आया। तो उस समय भी, अंग्रेजों के समय भी, महंत ने अपना पूरा कब्जा जमाया उस मंदिर के पूरे मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर अंग्रेजों ने उस पर कंट्रोल किया और अंग्रेजों ने कहा कि आप अकेले नहीं कर सकते हैं, अंग्रेज भी इसके पार्टनर है, अंग्रेज से बिना पूछे इस मंदिर के बारे में आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। सब कुछ स्मूथली चलते रहा। और इसी दौरान 1890 के बाद जब ये सब चल रहा था तो उसी दौरान हिंदू का कोई बुद्धिस्ट नहीं, लेकिन श्रीलंका का एक बुद्धिस्ट थे, वो बुद्धिस्ट हिंदुस्तान में आते हैं और वो आकर के ये मांग करते हैं कि यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है, बुद्ध का मंदिर जो बना हुआ है, महाबोधि मंदिर जो बना हुआ है, उसके ऊपर बुद्धिस्टों का कंट्रोल होना चाहिए। अंग्रेजों से वो डिमांड करते हैं। अंग्रेज इसकी कोई सुनती नहीं है, सुनवाई लेती नहीं है। 1922 में गया में
कांग्रेस का महाधिवेशन होता है। उस कांग्रेस के महाधिवेशन में बुद्धिस्ट लोग, हिंदुस्तान के बुद्धिस्ट और ये श्रीलंका के जो बुद्धिस्ट थे, इनका नाम था अनागरिक धर्मपाल। ये गांधी से मिलते हैं, गांधी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बुद्धिस्टों का मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा स्थल है बुद्धिस्ट धर्म का, इसको बुद्धिस्टों को हैंड ओवर किया जाना चाहिए। गांधी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए अभी आज़ादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज़ादी में हिस्सा लीजिए, जैसे ही देश आज़ाद होगा उसके बाद फिर ये मंदिर पूरी तरह से बुद्धिस्टों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। आज़ादी मिलती है, उसके बाद गांधी जी की हत्या हो जाती है। गांधी जी की हत्या होने के बाद भारत सरकार एक एक्ट पास करती है, महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 में, और उस एक्ट में बड़ा अजीबोगरीब सा होता है। उस एक्ट में ये दिया जाता है कि इसमें जो समिति बनाई जाती है टेम्पल को मैनेज करने के लिए, उस समिति में 4 हिंदू मेंबर रखे जाते हैं, 4 उसमें बुद्धिस्ट मेंबर रखे जाते हैं, और उसके साथ साथ जो अध्यक्ष होगा वो गया जिले का जिलाधिकारी होगा। गया जिले का जिलाधिकारी अगर हिंदू नहीं है तो उसका अध्यक्ष कोई और होगा जो कि हिंदू ही होगा। यानी कि टोटल हुए 8 मेंबर, 8 में से 4 बुद्धिस्ट, 4 हिंदू, और जो अध्यक्ष होगा वो किसी भी कीमत पर हिंदू ही होगा। मतलब साफ था कि अभी भी कंट्रोल पूरी तरह से वहां पे हिंदुओं का ही रहेगा। इसके बाद सब कुछ वैसे ही चलता है, वैसे भी माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट का संख्या ही कितना है। आंदोलन को शुरू करने के लिए एक इम्पोर्टेड श्रीलंका से बुद्धिस्ट आकर के यहाँ पे आंदोलन खड़ा करते हैं, तब भी इतना कुछ, तब जाकर के इतना कुछ होता है। लेकिन इसके बाद फिर आज़ादी के बाद इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया में उनका विजिट, उनका फंडिंग, उनका बहुत कुछ, आज भी देखिएगा तो बौद्ध मंदिर के अंदर वहाँ पे जापानी टेम्पल, चाइनीज टेम्पल, बुद्ध के अलग अलग बने हुए हैं उस परिसर के अंदर। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब फंडिंग हुआ तो यहाँ पे आंदोलन तेज हुआ। 1975 में फिर से एक आंदोलन होता है, और ये आंदोलन होता है जो वहाँ पे मंदिर होता है, जो मंदिर के बगल में वो मुचलिंडा तालाब होता है, उस तालाब के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उस तालाब में, जैसा आपको बुकानन भी कह चुके हैं, और 1811 में तब से लेकर के उसमें छठ पूजा हुआ करता था। जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बारे में कनिंघम बोल चुके हैं कि ये बुद्ध विहार है, ये बुद्ध का तालाब है, और इसके पीछे एक कहानी भी बनाई जाती है। कहानी ये होता है कि बुद्ध जब वहाँ पे तपस्या कर रहे होते हैं तो बहुत तेज बारिश होता है, बहुत कुछ मतलब बवंडर आता है, बारिश होती है, और इतनी बारिश होती है कि वो डूबने लगते हैं। तो जो सांपों के देवता है, बुद्धिस्ट धर्म के अंदर भी सांपों के देवता होता है, मुचलिंडा जिन्हें कहते हैं, तो सांपों के देवता आए, उन्होंने बुद्ध को बचाया, और उसी समय से वहाँ पे वो मुचलिंडा तालाब बन गया था, तो इसलिए वो बुद्धिस्ट तालाब है। इस कहानी के आधार पर वो उस पर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। हालांकि उस समय का डिस्प्यूट ये है कि उस समय का अगर आप डिस्प्यूट देखिएगा तो जो कनिंघम है और जो फाहियान है, फाहियान ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में जब बहुत पहले आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक तालाब था जिसका नाम मुचलिंडा तालाब हुआ करता था, और यूनेस्को ने भी बाद में चल करके इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दिया था। इन तीनों ने एक सुर में कहा था कि ये जो मुचलिंडा तालाब था, जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के स्थल पे था, वो तालाब उस पीपल के ट्री से लगभग 2 से 3 किलोमीटर 2 माइल के दूरी पर स्थित था, जबकि ये जो तालाब है वो मुश्किल से 100 मीटर पे, जिस तालाब के ऊपर झगड़ा हुआ 1975 में, वो मुश्किल से 200-300 किलोमीटर है। लेकिन उस समय पे 1974 में महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, बड़ा आश्चर्यजनक है कि जिसमें हिंदू ज़्यादा थे, उन्होंने ये वर्डिक्ट दे दिया, और उसके साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने भी ये वर्डिक्ट दे दिया कि नहीं, यही मुचलिंडा तालाब है, और इसको जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया। वहाँ पे फिर एक बर्मिस ऑर्गेनाइजेशन ने आकर के उसके अंदर, जो अभी आप देखेंगे वहाँ पे उस तालाब के अंदर मछली भी पला हुआ है, उस तालाब के अंदर एक मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, उसके ऊपर सांप लगा हुआ है। तो ये उस समय बनाया गया, और ये कंप्लीटली कंट्रोल दे दिया गया बुद्धिस्टों के हाथ में, और वहाँ पे जो छठ पूजा हुआ करता था उसको वहाँ से हटा दिया गया। अब जो लोग वहाँ छठ पूजा 1875 तक करते थे, उनको बगल में ही निरंजन नदी है, निरंजन नदी में अब जाकर के आज भी वहाँ पे लोग छठ पूजा करते हैं। लेकिन जो कनिंघम है, फाहियान है, यूनेस्को है, उनके हिसाब से ये जो तालाब था वो थोड़ी सी दूरी पे होना चाहिए। बाद में चल के जो रियल मुचलिंडा तालाब है उसको भी खोजा जाता है, वो आज भी वहाँ से इस महाबोधि मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर के ऊपर उरेल तालाब के नाम से आज भी स्थित है। 2010 में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार वहाँ पे उरेल तालाब पे जाते भी हैं, उस उरेल तालाब के लिए रोड पास करते हैं। उस समय कुछ भी नहीं था वहाँ पे, उस उरेल तालाब तक जाने का रोड भी पास करते हैं, आज भी वो रोड स्थित है वहाँ पे। फरवरी 2011 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने वहाँ पे
विजिट किया और आइडेंटिफाई किया कि नहीं यही वो उरेल तालाब है। लेकिन उसके बावजूद आज भी जो बुद्ध महाबोधि मंदिर के अंदर परिसर जो है, जो मुंचलिंडा तालाब है, उसको ही माना जाता है कि वो बुद्ध वाला तालाब है, वही बौद्ध तालाब है, इसमें कि पहले छठ पूजा हुआ करता था। ये डिस्प्यूट उस समय तो जीत लिया गया और इसमें साफ साफ आपको लगेगा कि एक हिंदू जगह पे कंट्रोल बुद्धिस्टों का हुआ। अब 1995-92 में फिर से वहां पे आंदोलन होता है। 92 में जब आंदोलन होता है तो उस समय पे अखिल भारतीय बुद्धिस्ट विहार जो संघ है वो इस आंदोलन को शुरू करता है और उस आंदोलन में दो और भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, अखिल भारतीय बुद्धिस्ट महासंघ और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के वहाँ पे आंदोलन करते हैं। मुद्दा सेम रहता है कि जो टेम्पल कमेटी है उस टेम्पल कमेटी में 8 मेंबर है, 8 में से सिर्फ 4 ही मेंबर बुद्धिस्ट है, 4 मेंबर हिंदू है और अध्यक्ष हमेशा हिंदू ही रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है मेजोरिटी हिंदू के पास चला जाता है। जबकि दुनिया का ये पहला उदाहरण होगा और एकमात्र उदाहरण होगा जहाँ पे कि किसी बुद्धिस्ट मंदिर पे किसी नॉन बुद्धिस्ट का इतना ज़्यादा मेंबर होता होगा या कोई भी एक भी मेंबर होता होगा। किसी भी मंदिर, चाहे फिर वो काबा हो, चाहे फिर वो आपका केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, किसी भी मंदिर के ऊपर, किसी हिंदू मंदिर के ऊपर जब गैर हिंदुओं का कोई हक नहीं है तो फिर एक बुद्धिस्ट मंदिर के ऊपर, उसकी कमेटी के ऊपर, उसकी समिति के ऊपर 5 से आधे से ज़्यादा हिंदू सदस्य और अध्यक्ष क्यों है उसमें। इसी मुद्दे पर उस समय हल्ला होता है और उस समय मुख्यमंत्री होते हैं लालू यादव। लालू यादव का पहले से सेकुलर छवि बना हुआ था, उन्होंने किसी तरह से प्रयास करके आंदोलन को तोड़ा और अखिल भारतीय बुद्धिस्ट विहार के मेंबरों को टेम्पल कमेटी का सदस्य बना दिया। आंदोलन टूट गया, बिखर गया और खत्म हो गया। अब फिर से 2025 में ये आंदोलन शुरू हो गया है। इस बार जो आंदोलन शुरू किया गया है वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम्स के द्वारा शुरू किया है, जिसको लीड कर रहे हैं जुम्बा लंबी और इसके साथ साथ एक प्रज्ञाशील है। ये दोनों मिलकर के इसको लीड कर रहे हैं। अब इसमें एकता नहीं है अभी जो चल रहा है मूवमेंट, क्योंकि इसी आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय बुद्धिस्ट महासंघ और उसके नेता प्रज्ञा अतीत ये इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोग वही लोग हैं जो 1995 में समझौता करके, लालू यादव से समझौता कर से, बिहार सरकार से समझौता करके सिर्फ सदस्य बनने के चक्कर में उस आंदोलन को तोड़ दिया था। और ये लोग कोई सीरियस नहीं है, ये लोग बस बार्गेनिंग कर रहे हैं, अपने हाथ में अपना सदस्य बनना चाहते हैं, इसलिए ऐसा आंदोलन कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोग हैं, जो प्रज्ञाशील हैं, जुम्बा लंबई है, वो आरोप लगा रहे हैं अखिल भारतीय बुद्धिस्ट महासंघ के ऊपर और प्रज्ञातीत के ऊपर कि ये लोग आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं, इसलिए बुद्धिस्ट को भी अब ये हिंदूकरण करना चाहते हैं। ये पूरी लड़ाई है। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है वो मुख्यमंत्री को भी लेटर भेज चुकी है, मुख्यमंत्री से कहीं कोई रिस्पांस गया नहीं है। उसके अलावा जिलाधिकारियों से इनकी बातचीत हुई है, जिलाधिकारी अपने लेवल पे इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आंदोलन करता जो है वो बिना मुख्यमंत्री के नीचे मानने को तैयार नहीं है। आगे क्या होता है अपडेट हम आपको दे देंगे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।